तो आज हमारे सामने अमन सिन्हा के पहले उपन्यास पिपासा प्रेम की अमिट प्यास पर लिखी गई एक बहुत ही दिलचस्प समीक्षा है। हाँ, पिपासा नाम ही काफी आकर्षक है। बिल्कुल, ये किताब जैसा नाम से ही जाहिर है प्रेम की एक कभी ना बुझने वाली प्यास के बारे में है, और ये समीक्षा हमें बताती है कि क्यों ये पाठकों के दिलों को इतनी गहराई से छू रही है। हमारे पास ये समीक्षा लेख है जिसमें पाठकों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं और कुछ आलोचनात्मक नजरिए भी शामिल हैं। अच्छा, तो मतलब सिर्फ तारीफें नहीं, कुछ नुक्ताचीनी भी है? हाँ, थोड़ी बहुत। तो आज हम इसी समीक्षा के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस उपन्यास में ऐसा क्या खास है, इसकी कहानी का ढांचा कैसा है, लिखने का अंदाज क्या है और पाठकों पर इसका असर क्यों हो रहा है। खास तौर पर यह समीक्षा कैसे दिखाती है कि ये उपन्यास जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर प्यार की इस प्यास को कैसे पकड़ता है। दिलचस्प। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं इस उपन्यास के नाम से ही, पिपासा यानी प्यास। समीक्षा का एक केंद्रीय बिंदु यही है कि ये उपन्यास एक ऐसी प्यास की कहानी है जिसे शायद सिर्फ प्यार ही बुझा सकता है। लेकिन मजे की बात यह है, जैसा ये समीक्षा इशारा करती है, कि प्यार शायद इस प्यास को बुझाने के बजाय और गहरा कर देता है ना दिलचस्प? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल। और इस समीक्षा में जो पहली बात ध्यान खींचती है वो है उपन्यास की बनावट, उसकी संरचना। हाँ, उसे काफी अनूठा बताया गया है। जी, लगता है कि कहानी सीधी रेखा में नहीं चलती, बल्कि 3 अलग अलग उम्रों में फैली 3 प्रेम कहानियों को एक तरह के गोल चक्कर या वृत्तात्मक ढंग से पेश करती है। अच्छा, मतलब एक साइकिल की तरह, बचपन, फिर जवानी, फिर परिपक्वता। हाँ, बचपन की मासूमियत, जवानी की बेचैनी और फिर उम्र के साथ आने वाला ठहराव और उसकी कसक। समीक्षक मानते हैं कि ये ढांचा दिखाता है कि प्यार की जरूरत या ये प्यास जिंदगी के हर मोड़ पर हमारे साथ रहती है, बस बस उसका रूप बदलता जाता है। बिल्कुल। और ये वृत्तात्मक या सर्कुलर वाली बात काफी अहम है। समीक्षा इसे सिर्फ कहानी कहने का एक तरीका नहीं मानती। तो फिर क्या मानती है? इसके जरिए शायद लेखक ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रेम का अनुभव कितना सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। हम सब जिंदगी के इन पड़ावों से गुजरते हैं। समीक्षा में ये भी कहा गया है कि ये संरचना पाठक को जैसे अपने अंदर झांकने का मौका देती है, अपनी यादों, अपने एहसासों से जुड़ने का। ये सिर्फ किरदारों की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि कहीं ना कहीं पाठक की अपनी कहानी का हिस्सा बन जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि ये तरीका कहानी को ज्यादा असरदार बना देता होगा? बिल्कुल सही कहा। ये पाठक को सीधे कहानी से जोड़ देता है। अच्छा, तो पहली कहानी बचपन की है। जी। समीक्षा जिक्र करती है कि यहाँ पहली बार प्यार का जो एहसास होता है वो कितना मासूम, कितना पवित्र होता है। कोई लाग लपेट नहीं। हाँ, बिल्कुल कच्चा सा एहसास। छोटी छोटी चीजें जैसे किसी का देखना, मुस्कुराना बहुत गहरा असर छोड़ जाती हैं। समीक्षक ने इस बात पर जोर दिया है कि भले ही उस उम्र में प्यार का मतलब पूरी तरह साफ ना हो, दिमाग उसे पूरी तरह समझ ना पाए, लेकिन दिल पर उसकी छाप एकदम अमिट और स्पष्ट रह जाती है। अमिट और स्पष्ट, सुंदर शब्द है। समीक्षा ये भी बताती है कि लेखक ने इस दौर की भाषा और भावनाओं को बड़ी सादगी से पकड़ा है। और ये सादगी ही शायद इसकी खूबी है। बचपन की मासूमियत को बिना ज्यादा जटिल बनाए दिखाना आसान नहीं होता। सही बात है। समीक्षा के मुताबिक लेखक यहाँ कामयाब हुए हैं, लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ती है और किशोरावस्था या जवानी के दौर में दाखिल होती है। हाँ। यहाँ आकर समीक्षा बताती है कि चीजें काफी पेचीदा हो जाती हैं। अब वो बचपन वाली सरलता नहीं रहती है। हाँ, यहाँ मामला उलझ जाता है। समीक्षा इशारा करती है कि इस हिस्से में दबी हुई भावनाएं हैं, वो प्यार है जो कभी कहा नहीं गया, अधूरी ख्वाहिशें हैं, गलतफहमियां हैं और एक गहरी तड़प है। ये सब मिलकर किरदारों के मन में एक तरह की मनोवैज्ञानिक उलझन पैदा करते हैं। समीक्षक इस दौर के प्रेम को सिर्फ साझा करने वाली भावना नहीं मानते, बल्कि इसे आत्मविलीनता का रूप लेते हुए देखते हैं। आत्मविलीनता मतलब? इसका मतलब शायद ये है कि इंसान अपने ही ख्यालों में, अपनी ही भावनाओं में खोया रहता है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने। क्या इस आत्मविलीनता को समीक्षा और खोलकर बताती है? हाँ, समीक्षा इसे एक ऐसी अवस्था बताती है जहां इंसान बाहरी दुनिया से ज्यादा अपनी अंदरूनी दुनिया में जीता है। प्रेम का इजहार करने की हिम्मत नहीं होती, या शायद शब्द नहीं मिलते, या फिर डर होता है कि कहीं रिश्ता बिगड़ ना जाए। बिल्कुल। नतीजा ये होता है कि भावनाएं अंदर ही अंदर घुमड़ती रहती हैं। समीक्षा के अनुसार उपन्यास इस अंदरूनी कश्मकश को, इस तड़प को
किरदारों के व्यवहार और उनकी सोच के जरिए सामने लाता है। अच्छा। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं, बल्कि मन की गहराइयों में उतरने की कोशिश है। समझ गया। तो बचपन की मासूमियत से जवानी की सुलझन तक का सफर काफी दिलचस्प लगता है। और फिर आती है तीसरी कहानी, परिपक्वता की। जी। उम्र के इस पड़ाव पर प्यार का रूप कैसा होता है, इस पर समीक्षा क्या कहती है? समीक्षा के मुताबिक यहाँ प्यार में एक ठहराव आता है। उसमें समझदारी दिखती है, त्याग की भावना होती है, एक दूसरे को संभालने का जज्बा होता है। तो मतलब सब ठीक हो जाता है? नहीं, ऐसा भी नहीं। इसके साथ ही एक छिपा हुआ दर्द, एक अकेलेपन का एहसास भी होता है। समीक्षक कहते हैं कि इस उम्र में प्यास कम नहीं होती, बल्कि शायद और बढ़ जाती है। और बढ़ जाती है? हाँ, लेकिन अब ये प्यास सिर्फ पाने की नहीं होती। समीक्षा कहती है यह प्यास समझने की, अपनाने की और कभी-कभी चुपचाप सह जाने की होती है। वाह, ये प्यास समझने की, अपनाने की, सहन करने की होती है। ये बात समीक्षा ने बहुत खूबसूरती से कही है। जी, ये एक शांत, गहरी नदी की तरह है, जिसमें भावनाएं अब भी बह रही हैं, पर सतह पर ज्यादा हलचल नहीं दिखती। और यहीं पर प्यास का जो मूल विचार है, वो और उभर कर आता है। ये सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक लगातार बनी रहने वाली जरूरत है, एक लॉन्गिंग है, जो वक्त के साथ अपना रंग रूप बदलती है। बिल्कुल। और यहीं पर समीक्षा एक बुनियादी सवाल उठाती है, जो शायद उपन्यास का भी केंद्रीय प्रश्न है। क्या प्यार की ये प्यास कभी सच में बुझती है, या ये हमारे साथ हमेशा रहती है, बस वक्त के साथ गहरी होती जाती है? ये तो बड़ा सवाल है। हाँ, ये सिर्फ कहानी का सवाल नहीं है, बल्कि ये हमारे इंसान होने के अनुभव, हमारी इच्छाओं के स्वभाव पर ही एक तरह का चिंतन है। समीक्षा मानती है कि उपन्यास पाठक को इसी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, कहानी और किरदारों के अलावा समीक्षा भाषा और लिखने के अंदाज के बारे में क्या कहती है? क्या उसमें कुछ खास है? कहती है, यानी जिंदगी या प्यार से जुड़े कुछ बुनियादी गहरे सच बहुत ही सरल, आम बोलचाल की भाषा में पिरोया है। अच्छा, ये कैसे किया है? यही तो कमाल है। ये संतुलन बनाना आसान नहीं होता, कि बात गहरी भी हो और भाषा बोझिल ना लगे। समीक्षा कहती है कि लेखक इसमें कामयाब रहे हैं। अमल सिद्धांत को सरल भाषा में कहना, ये तो वाकई कमाल की बात है। अक्सर गहरे विचार भारी भरकम शब्दों में खो जाते हैं। सही कहा। और शैली के बारे में कुछ और? हाँ, समीक्षा में ये भी बताया गया है कि लेखक ने अलग-अलग उम्र के किरदारों की मन की स्थिति, उनकी भावनाओं के उतार चढ़ाव को बड़ी सहजता से पकड़ा है। इससे होता यह है कि पाठक चाहे किसी भी उम्र का हो, उसे कहानी में कहीं ना कहीं अपना अक्स नजर आ सकता है। मतलब जुड़ाव महसूस होता है। बिल्कुल। एक और बात जो समीक्षा जोर देकर कहती है, वो है इसका काव्यात्मक अनुभव। पाठक को पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे कोई बेहद करीब से कविता सुनाई दे रही हो। वाह, जैसे कोई बेहद करीब से कविता सुनाई दे रही हो। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मतलब भाषा में एक लय है, एक संगीत है जो सीधे दिल पर असर करता है। जाहिर है इसका पाठकों पर भावनात्मक असर भी गहरा पड़ता होगा। निश्चित रूप से। और भावनात्मक प्रभाव पर समीक्षा काफी जोर देती है। इसमें कुछ पाठक प्रतिक्रियाओं का भी जिक्र है, जैसे अमेज़न पर मिली टिप्पणियां। किसी ने लिखा दिलचस्प किताब, तो किसी ने कहा एक सुंदर तरीके से लिखी गई दिव्य अनुभूति। अच्छा, दिव्य अनुभूति मतलब लोगों को काफी पसंद आ रही है। हाँ, ये प्रतिक्रियाएं दिखाती हैं कि ये किताब लोगों के लिए सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा बन गई है। और समीक्षा के मुताबिक इस गहरे भावनात्मक जुड़ाव की वजह क्या है? क्या कहती है समीक्षा? समीक्षा मानती है कि इसकी सबसे बड़ी वजह लेखक की ईमानदारी है। पाठक को ऐसा महसूस होता है कि लेखक सिर्फ कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि अपने अनुभव, अपनी आत्मा के हिस्से बहुत ईमानदारी से साझा कर रहा है। ईमानदारी। और यही ईमानदारी है जो पाठक की आत्मा को छू जाती है। समीक्षा इस बात को रेखांकित करती है कि किताब का असली सार शायद इसी एहसास में छुपा है कि दिल में तड़प नई उम्मीद जगाती है, अमिट प्यास का एहसास। दिल में तड़प नई उम्मीद जगाती है, ये भी काफी गहरा है। हाँ, ये प्यास दुखद जरूर है, पर शायद यही हमें जिंदा होने का एहसास भी कराती है। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा के नजरिए से देखें तो ये उपन्यास भावनात्मक स्तर पर बहुत सफल रहा है। लेकिन क्या समीक्षा में इसकी कुछ आलोचना या कमियों का भी जिक्र है? आजकल हर चीज के पक्ष विपक्ष दोनों देखे जाते हैं। हाँ, समीक्षा इस पहलू पर भी बात करती है। वो मानती है कि जहाँ पाठकों की ज्यादातर प्रतिक्रियाएं बहुत सकारात्मक हैं,
वहीं इंटरनेट पर या साहित्यिक जगत में इस उपन्यास की गहरी आलोचनात्मक समीक्षाएं अभी ज्यादा देखने को नहीं मिलती। अच्छा, मतलब कैसी समीक्षा है? मतलब ऐसी समीक्षाएं जो किरदारों के मनोवैज्ञानिक विकास की परतें खोलें या कहानी के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ का गहराई से विश्लेषण करें, वो अभी कम है। अच्छा, तो मतलब तारीफें ज्यादा हैं पर गहरा अकादमिक या साहित्यिक विश्लेषण अभी उतना नहीं हुआ है। हाँ, कुछ ऐसा ही समीक्षा का इशारा है। इसमें एक और हिंदी उपन्यास इश्क फरेब का उदाहरण भी दिया गया है, जिसकी आलोचना इस बात पर हुई थी कि उसमें अंग्रेजी के वाक्य बेवजह इस्तेमाल किए गए थे। ओके। लेकिन समीक्षा कहती है कि पिपासा में इस तरह की शैली से जुड़ी दिक्कतें या तो हैं ही नहीं या फिर अभी तक खुलकर सामने नहीं आई हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि भले ही विशुद्ध साहित्यिक आलोचना अभी कम हो, लेकिन आम पाठकों के बीच ये किताब अपनी जगह बना चुकी है और काफी पसंद की जा रही है। जी बिल्कुल। ये दिलचस्प संतुलन है, पाठकों में लोकप्रिय पर आलोचकों की नज़र अभी शायद पूरी तरह इस पर पड़ी नहीं है। तो अगर हम इस पूरी समीक्षा का सार निकालें तो ये उपन्यास को किस तरह देखती है, एक निचोड़ क्या है? कुल मिलाकर ये समीक्षा पिपासा को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं देखती है, ये इसे एक अनुभव, एक आईना मानती है जिसमें पाठक अपनी जिंदगी के अलग अलग पड़ावों के प्रेम को देख सकता है। अनुभव और आईना। इसे 3 प्रेम यात्राओं का संगम और एक एहसास कहा गया है। ये उन पाठकों के लिए खास तौर पर मायने रखता है जो सिर्फ कहानी जानने से आगे बढ़कर कुछ सोचने पर मजबूर करने वाले आह पल या गहरी समझ की तलाश में रहते हैं। और जैसा कि आपने कहा, समीक्षा का मानना है कि पाठक को लगता है जैसे लेखक अपनी आत्मा का हिस्सा साझा कर रहा है। ये बात इसे शायद और खास बना देती है। बिल्कुल। कल समीक्षा का जो अंतिम निष्कर्ष है वो भी बहुत काव्यात्मक है। वो कहती हैं कि किताब पढ़ने के बाद मन में एक हल्की सी गूंज रह जाती है, जैसे कोई धुन जो खत्म होने के बाद भी कानों में बजती रहती है, जिसे आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। वाह, ये बहुत अच्छी तरह से कहा गया है। मन में एक हल्की सी गूंज। जी, ये उपन्यास के भावनात्मक असर पर समीक्षा की अंतिम मोहर की तरह है। तो संक्षेप में कहें तो ये समीक्षा पिपासा प्रेम की अमिट प्यास को एक ऐसे उपन्यास के तौर पर पेश करती है जो जिंदगी के 3 अहम पड़ावों, बचपन, जवानी और परिपक्वता में प्यार की कभी ना खत्म होने वाली प्यास को अपने अनोखे गोल घूमते हुए ढांचे के जरिए दिखाता है। हाँ, इसकी भाषा सरल है लेकिन भावनाएं गहरी हैं और इसकी ईमानदारी पाठकों को सीधे जोड़ती है। यही वजह है कि समीक्षा के मुताबिक इसे इतनी मजबूत पाठक स्वीकृति मिली है, भले ही विस्तृत आलोचना अभी उतनी ना हुई हो। बिल्कुल सही सारांश है। और अंत में एक सवाल जो समीक्षा खुद पाठक के मन में छोड़ जाती है और जिस पर हमने भी बात की। हाँ, वो प्यास वाला सवाल। हाँ, कि क्या प्यार की ये प्यास कभी बुझती है या ये सिर्फ वक्त के साथ और गहरी होती जाती है। शायद असली मुद्दा प्यास बुझाने का है ही नहीं, शायद ये समझने का है कि ये प्यास, ये निरंतर तड़प हमारे अंदर हमेशा मौजूद रहती है और ये हमें इंसान होने के बारे में क्या सिखाती है। ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल पाठक अपने साथ लेके जाता है और शायद यही इस उपन्यास की या कम से कम इस समीक्षा की सबसे बड़ी देन है। इस पर यकीनन सोचा जा सकता है।